बीए प्रथम वर्ष में पढ़ रहे प्रिय विद्यार्थियों, हम इस समय काव्यांग से परिचित हो रहे हैं। ये हमारा दूसरा व्याख्यान है। हमने काव्यांग के बतौर ठीक से ये समझ सके हैं कि काव्य में क्या क्या आता है और पाठ्यक्रम में क्या शामिल है। अब हम शब्द शक्ति को गंभीरता से समझेंगे और सुनेंगे। हमने पिछले व्याख्यान में इकाई 5 के बारे में देखा और इकाई 5 में काव्यांग के बतौर क्या क्या आता है। शब्द शक्ति, काव्य गुण, काव्य दोष और अलंकार। अलंकारों में कौन कौन से अलंकार शामिल है, ये करीब करीब 1 दर्जन अलंकार आपके सामने है। इनका नाम से परिचित हुए कि कौन कौन से होंगे। छंद में हमने देखा कि कवित्त, सोरठा, चौपाई से लेकर के हरिगीत का छप्पे और कुंडलियाँ तक शामिल है। शब्द शक्ति से आप परिचित हो चुके हैं। शब्द शक्ति में अभिधा, लक्षणा, व्यंजना आती है। परिभाषा के बतौर आपने देखा कि जिस शब्द के अर्थ से शब्द शक्ति का बोध हो उसे ही शब्द शक्ति कहा जाता है। शब्द की शक्ति उसके अर्थ में निहित होती है, यानी हर शब्द की कोई अर्थवत्ता होती है। किसी भी शब्द में 2 बातें निहित होती है। पहली, वर्णों का समूह कहलाएगा, जैसे कमल। कमल में 3 वर्ण हैं। दूसरा, हर शब्द का कोई न कोई अर्थ होना चाहिए, तभी काव्यांग में शामिल किया जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। शब्द का महत्व क्या है और किस तरह से। चूंकि हम शब्द शक्ति की बात कर रहे हैं, तो शब्द शक्ति को समझने के लिए आप ये समझेंगे कि जिस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं बातचीत में या कविता में, तो उसके अर्थ के अनुसार उस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। उस शब्द के बदल देने से काव्य का प्रभाव, असर कम हो जाता है। इसलिए शब्द का महत्व है और महत्व भी उसके अर्थ में निहित होता है। शब्दों से मिलकर के एक वाक्य बनता है और वाक्य अगर मुकम्मल बन गया तो एक काव्य कहलाता है। इस तरह से हम जिस भी काव्य को पढ़ते हैं उस काव्य में अलग अलग तरह के छंद हुआ करते हैं। छंदों के बारे में हम आगे चल करके देखेंगे और समझेंगे। यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि काव्य की इकाई शब्द में है। शब्द से मिलकर के वो काव्य बनेगा। और शब्द क्या होता है, कितनी तरह का होता है, तो ये हम जान चुके हैं कि शब्द के अर्थ के बतौर, उसकी शक्तियों के बतौर 3 तरह से नाम दिए गए हैं। यानी शब्द की शक्ति का बोध होता है और 3 तरह का होता है, इसलिए उसको 3 नामों से जाना गया है। शब्द के 3 प्रकार बताए: वाचक, लक्षणा, व्यंजना। वाचक ये मूल शब्द है। वाचक जिसमें वाच्यार्थ को प्रकट करे, यानी मूल रूप में ही प्रकट होता हो, उसे वाच्यार्थ कहेंगे। लक्षण लक्ष्यार्थ को प्रकट करे। और तीसरा आता है व्यंजक, जो व्यंग्यार्थ को प्रकट करे, यानी जिसमें व्यंग निहित होता है। अर्थ के प्रकार के बतौर हम समझेंगे वाचक। ये वाचक क्या होता है, वाच्यार्थ कहते हैं। वाच्यार्थ में लोक प्रसिद्ध अर्थ निहित होता है। लोक प्रसिद्ध से मतलब सिर्फ इतना कि जो बोला जा रहा है वह शब्द किसी न किसी चीज को इंगित कर रहा है। जैसे कमल शब्द आया, कमल सुनते ही आपको एक फूल का बोध होगा जो तालाब में दिखाई देता है। तो
जो ही हम कमल कहेंगे उसका वाच्यार्थ उस फूल में निहित होगा, फूल आपकी निगाह में आ जाएगा। इसे अभिधेयार्थ या मुख्यार्थ भी कहते हैं। तो इस तरह से वाच्यार्थ, वाचक पहला शब्द हुआ, मूल शब्द हुआ, जो लोक प्रसिद्ध अर्थ को बतलाता है, जिसे हम अभिधेय अर्थ भी कहेंगे, मुख्यार्थ भी कह सकते हैं। जैसे किसी काव्य में आया और वाक्य इस तरह से आया, कमल खिल गया। कौन खिला? कमल खिला। वैसे हर फूल खिलता है, पहले वह कली होता है और कली के बाद अगली स्टेज उसकी खिलने की होती है। फूल दर्जन भर से भी अधिक होते हैं, सभी के अपने अपने नाम हैं, जैसे हजारा, गुलदाउदी, ट्यूलिप और कमल, गुलाब, चमेली, गेंदा और भी बहुत सारे। लेकिन जो भी शब्द आया है उसका वाच्यार्थ है। यहाँ वाच्यार्थ है, ये अभिधेय अर्थ है, मुख्य अर्थ इसका कमल ही होगा। सीधे सीधे बोल रहा है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं। अब लाग लपेट के बतौर अगले शब्द आते हैं। वो शब्द किस तरह से शक्ति निहित रखते हैं, जिसमें हमें अर्थ तक पहुंचना पड़ता है। और यही कारण है कि काव्य में खूबसूरती लक्षणा और व्यंजना से उभर करके आती है। उस कवि में इतना बोध होता है। तो देखिए, लक्षणों और व्यंजना को लक्षणा में यानी लक्ष्यार्थ का बोध कराता है। लक्ष्यार्थ में जब वाच्यार्थ न लगे और उसका दूसरा अर्थ लगाया जाए, दूसरे अर्थ को ही लक्ष्यार्थ कहते हैं। अब हम समझ गए कि वाच्यार्थ में कमल आया है और कमल खिल रहा है, इसका बोध हुआ। फिर लक्ष्यार्थ में किस तरह से कमल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे सीता कमल मुखी है। सीता को कमल से उपमित किया गया है, लेकिन सीता कमल नहीं हो सकती। वाच्यार्थ के बतौर कमल का अर्थ है, सीता का भी अर्थ है, लेकिन सीता के लिए कमल मुखी का है, तो ये अर्थ बाधित हो गया। अब दूसरा अर्थ निकालना पड़ेगा। तो कमल मुखी का कोई अर्थ होना चाहिए, तो अर्थ क्या निकला? लक्ष्यार्थ क्या निकला? वो सुंदर है, उसका मुंह सुंदर है। इस तरह से ये लक्ष्यार्थ के बतौर सीता का मुख सुंदर है, कमल के समान है। अगला व्यंजना, इसे व्यंग्यार्थ भी कहते हैं। व्यंग्यार्थ के बतौर समझ सकते हैं। इसमें क्या होगा कि वाच्यार्थ भी न लगे, लक्ष्यार्थ के अलावा अर्थ प्रकट करे, ऐसा शब्द। जैसे संध्या हो गई। संध्या हो गई का दूसरा या तीसरा अर्थ नहीं निकल के आ रहा है। वाच्यार्थ संध्या हो रही है का मतलब है कि सुबह होती है और शाम होती है, सूर्य अस्त हो रहा है, इसका मतलब संध्या हो गई। लेकिन इसमें लक्ष्यार्थ भी नहीं है। संध्या से अर्थ निकाला जा रहा है कि वो घूमने जा रहा है। तो घूमना संध्या में उन्होंने कोड वर्ड की तरह इस्तेमाल किया और एक तीसरा अर्थ लगा लिया। वो रोज कहते हैं दो दोस्त मिल करके कि भाई शाम हो गई है, जो भी काम करना चाहते हैं, खेलना ही चाहते हैं, तो शाम हो गई है। वो रोज मिलते हैं और कहते हैं कि शाम हो गई है, अब अपना काम करेंगे, जो भी निहित है रोज रूटीन में। तो इस तरह से ये व्यंग्यार्थ एक वाच्यार्थ से भी अर्थ नहीं निकलता, लक्ष्यार्थ से भी नहीं निकलता, तो तीसरा एक अर्थ होता है।